नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास के तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ये अध्याय है परमाणु एवं अणु। सुनने में तो मतलब स्कूल का एक सामान्य सा चैप्टर लगता है ना? पर आज हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराने एक आइडिया ने पूरी मॉडर्न साइंस की नींव रखी। बिल्कुल। और कैसे दुनिया की हर चीज, चाहे वो हम हो, ये माइक हो, कुछ बहुत ही सरल नियमों पर काम करती है। हाँ, आज हम इस कहानी की एक तरह से परतों को खोलेंगे। हम स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि विचार आखिर आए कहाँ से। हाँ। और ये सिर्फ कोई अकादमिक अभ्यास नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि वैज्ञानिकों ने उस अदृश्य दुनिया के रहस्य कैसे सुलझाए। हम दार्शनिकों के विचारों से शुरू करेंगे और जॉन डाल्टन के उस क्रांतिकारी सिद्धांत तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि कैसे मोल की अवधारणा ने रसायन विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए फिर समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, लगभग 500 ईसा पूर्व। हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत में एक दार्शनिक हुए महर्षि कणाद। उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प विचार सामने रखा। क्या था वो? उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, जिसे वो द्रव्य कहते थे, तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, अच्छा, तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु। परमाणु मतलब परम अणु, सबसे छोटा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। एक और भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इसे और आगे बढ़ाया। अच्छा। उनका कहना था कि ये परमाणु अकेले नहीं घूमते, बल्कि समूहों में मतलब संयुक्त रूप में मौजूद होते हैं। और इन्हीं समूहों के अलग अलग मेल से हमें तरह तरह के पदार्थ मिलते हैं। मतलब उस जमाने में भी लोग इस पर इतना गहरा सोच रहे थे। हाँ। और सिर्फ भारत में ही नहीं, लगभग उसी समय ग्रीस में भी डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस नाम के दार्शनिकों ने भी यही कहा था। सही बात है। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को एटमॉस कहा, जिसका मतलब भी वही होता है YouTube चैनल जिसे में आपका काटा न स्वागत जा सके। तो ये सब दार्शनिक विचार थे, है ना? हाँ, बस विचार। किसी ने इसे साबित तो नहीं किया था। बिल्कुल सही। ये सब तर्क और कल्पना पर आधारित था। विज्ञान को सबूत चाहिए होते हैं। और वो सबूत मिलने में लगभग 2000 साल लग गए। हाँ, 18वीं शताब्दी के अंत तक इन विचारों को साबित करने के लिए कोई ठोस प्रायोगिक काम नहीं हुआ था। तब तक केमिस्ट्री एक तरह से अंदाजे का खेल थी। और फिर एंट्री होती है एंतोइन एल लवाइजिए की, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जिन्होंने केमिस्ट्री को अंदाजे के खेल से निकालकर एक असली विज्ञान बनाने की शुरुआत की। इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, यह केमिस्ट्री की आधारशिला है। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है, वो बस अपना रूप बदलता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक बड़ा अच्छा प्रयोग का जिक्र है। सोचिए, एक बंद फ्लास्क है, उसके अंदर एक छोटी टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल X और फ्लास्क में दूसरा केमिकल Y। हाँ, हम उस पूरे सेटअप को तौलते हैं। फिर हम फ्लास्क को टेढ़ा करते हैं ताकि दोनों केमिकल मिल जाएं और रिएक्शन हो। और रिएक्शन के बाद हम उसे फिर से तौलते हैं और वजन बिल्कुल वही रहता है, 1 मिलीग्राम भी कम या ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स थे, उनका कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के कुल द्रव्यमान के बराबर ही है। कुछ भी जादू से गायब नहीं हुआ। इसीलिए उस प्रयोग में फ्लास्क पर कॉक लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि अगर कोई गैस बनती है तो वो बाहर न निकल पाए और वजन में गिनी जाए। ये एक बहुत ही सरल लेकिन मतलब बहुत गहरा विचार था कि प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। एकदम। ये सब तो ठीक है, पर दूसरा नियम जो जोसेफ एल प्राउस ने दिया था, वो मुझे और भी ज्यादा हैरान करता है। ये है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। हाँ, ये नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ही होते हैं। और ये बात उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी, H2O। अच्छा। आप पानी कहीं से भी लें, अपनी बॉटल से, किसी नदी से या लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाएं। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1.8 ही होगा। हमेशा। 1 मिनट, मतलब अगर मैं 9 ग्राम पानी लेता हूं तो उसमें पक्का 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी, चाहे वो पानी चांद से ही क्यों न लाया गया हो। बिल्कुल, यही इस नियम की खूबसूरती है। इसका मतलब था कि प्रकृति में कोई मनमानी नहीं चल रही। पानी बनाने की एक ही रेसिपी है जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी है। वाह,
इसी एक विचार ने केमिस्ट्री को एक असली विज्ञान बनाया। इसी तरह अमोनिया NH3 में हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14.3 ही रहेगा। तो अब वैज्ञानिकों के पास दो बड़े सुराग थे। पहला, द्रव्यमान कहीं गायब नहीं होता, और दूसरा, यौगिकों में तत्वों का एक पक्का अनुपात होता है। पर ऐसा क्यों होता है? ये एक पहेली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और यहीं पर एक स्कूल टीचर जॉन डाल्टन की एंट्री होती है। हाँ, और उनकी कहानी भी बड़ी प्रेरणा देने वाली है। 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में जन्मे और सिर्फ 12 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उनमें ज्ञान की एक अलग ही प्यास थी। उन्होंने इन दो नियमों को लिया और एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सब कुछ समझा दिया। 1808 में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। पहला तो वही था जो दार्शनिक कह रहे थे, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। हाँ, लेकिन अब ये सिर्फ दर्शन नहीं था। दूसरा बिंदु देखिए, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे लवॉइजियर के द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या है। बिल्कुल। अगर आप परमाणु को तोड़ या नष्ट ही नहीं कर सकते तो जाहिर है कि रिएक्शन के बाद भी कुल द्रव्यमान उतना ही रहेगा। परमाणु बस खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं। डाल्टन ने पहेली का पहला टुकड़ा जोड़ दिया था। कमाल है। फिर उनका तीसरा और चौथा बिंदु था कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण एक जैसे होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। मतलब सोने का हर परमाणु सोने के दूसरे परमाणु जैसा होगा, पर चांदी के परमाणु से अलग होगा। एकदम सही। और पांचवा बिंदु प्राउस्ट के नियम को समझाता है। हाँ, ये कहता है कि परमाणु हमेशा छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। मतलब आप आधा परमाणु या सवा परमाणु नहीं जोड़ सकते, या तो एक जुड़ेगा या दो या तीन। और क्योंकि परमाणु पूर्ण संख्या में जुड़ते हैं, इसीलिए यौगिक में उनके द्रव्यमान का अनुपात भी हमेशा निश्चित रहता है। जैसे पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ते हैं, इसलिए उनका द्रव्यमान अनुपात भी हमेशा 1.8 ही रहता है। डाल्टन ने एक तरह से हजारों साल पुरानी दार्शनिक कल्पना को एक ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत में बदल दिया था। ये तो कमाल है। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करता है कि बाद में हमें पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। हाँ, उनके अंदर भी कण होते हैं, पर उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर अगर परमाणु इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, तो किसी ने उनका वजन कैसे किया होगा? ये तो असंभव सा लगता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक अकेले परमाणु का द्रव्यमान निकालना लगभग नामुमकिन था। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चतुर तरीका निकाला, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ, उन्होंने किसी एक तत्व को मानक मान लिया और बाकी सबको उसके मुकाबले तौलना शुरू कर दिया। हमारे स्रोत में इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए एक फल वाला है जिसके पास वजन करने वाले बाट नहीं है। वो एक तरबूज उठाता है और तय कर लेता है कि इसका वजन 12 यूनिट है। फिर वो उस तरबूज के 12 बराबर टुकड़े कर देता है। तो अब एक टुकड़ा 1 यूनिट का हो गया। बिल्कुल। अब वो तराजू के एक पल्ले पर कोई दूसरा फल जैसे सेब रखता है और दूसरे पल्ले पर तरबूज के टुकड़े रखता है। और अगर सेब 1 टुकड़े के बराबर भारी है तो सेब का वजन 1 यूनिट हो गया। है ना, कितना सरल। वैज्ञानिकों ने बिल्कुल यही किया। पहले ऑक्सीजन को मानक माना गया था, फिर हाइड्रोजन को भी, लेकिन अंत में कार्बन 12 समस्थानिक को चुना गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्थिर और आसानी से उपलब्ध था। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 112वें हिस्से को मानक इकाई यानी 1 U मान लिया गया। अच्छा, यूनिफाइड मास। जी। तो बाकी सभी तत्वों का वजन इसी 1 U के मुकाबले में किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U है। इसका मतलब वो कार्बन 12 के 112वें हिस्से के बराबर भारी है। और ऑक्सीजन का 16 U है, मतलब वो उस इकाई से 16 गुना भारी है। हाँ, ये एक बहुत ही सरल समाधान था एक बहुत ही मुश्किल समस्या का। और इन्हीं परमाणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ। डाल्टन के अपने कुछ प्रतीक थे जो थोड़े जटिल थे। बाद में बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्व के नाम के पहले 1 या 2 अक्षरों का इस्तेमाल किया जाए, जो आज तक चल रहा है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C। हाँ, और कुछ के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए, जैसे सोने के लिए AU, जो उसके लैटिन नाम ऑरम से आया है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि परमाणु क्या हैं, उनका सापेक्ष द्रव्यमान कैसे मापते हैं और उनके प्रतीक क्या हैं। पर स्रोत कहता है कि ज्यादातर परमाणु अकेले नहीं रहते। सही बात है। वे या तो अणु
मतलब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या आयन्स, ये क्या हैं? इन्हें आप परमाणुओं के परिवार की तरह समझ सकते हैं। अणु दो या दो से ज्यादा परमाणुओं का एक समूह है जो रासायनिक बंधनों से कसकर जुड़े होते हैं। ये परमाणु एक ही तत्व के भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन O2, जिसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़े होते हैं, या फिर वे अलग-अलग तत्वों के भी हो सकते हैं, जैसे पानी H2O। और किसी अणु में कितने परमाणु हैं, इसे उसकी परमाणुकता कहते हैं। एटॉमिसिटी। बिल्कुल। जैसे हीलियम जैसी गैसें अकेले रहती हैं तो वे एक परमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। और कुछ जैसे फास्फोरस चतुः परमाणुक P4 होते हैं। सही। और दूसरा तरीका जिससे परमाणु मौजूद रहते हैं वो है आयन के रूप में। आयन मतलब आवेशित कण, चार्ज्ड पार्टिकल्स। हाँ, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या पा लेता है तो वो आयन बन जाता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित आयन यानी धनायन बनाती हैं। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन पाकर ऋण आवेशित आयन यानी ऋणायन बनाती हैं। एकदम सही। हमारा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl इन्हीं आयनों Na+ और Cl- से बना है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है। हमें पता है कि परमाणु जुड़कर यौगिक बनाते हैं, पर कौन सा तत्व किससे जुड़ेगा और कितने अनुपात में, ये कैसे तय होता है? यहीं पर संयोजकता मतलब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। संयोजकता को आप किसी तत्व की जुड़ने की क्षमता या उसके हाथ की तरह समझ सकती हैं। हाथ। हाँ, हर तत्व के पास दूसरे तत्वों से जुड़ने के लिए एक निश्चित संख्या में हाथ होते हैं। स्रोत में ऑक्टोपस और इंसान का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं और एक इंसान के 2। अगर एक ऑक्टोपस को कुछ इंसानों को इस तरह पकड़ना है कि उसके सारे 8 हाथ इस्तेमाल हो जाएं, तो उसे कितने इंसान पकड़ने होंगे? सीधी सी बात है, हर इंसान के 2 हाथ हैं तो ऑक्टोपस के 8 हाथों को व्यस्त करने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हम ऑक्टोपस को O और इंसान को H माने तो सूत्र बनेगा OH4। तब पता हो तो आप सूत्र लिख सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की संयोजकता 3+ है और ऑक्सीजन की 2-। तो सूत्र लिखने के लिए हम इनके प्रतीकों Al और O को लिखते हैं, उनकी संयोजकता ऊपर लिखते हैं और फिर उन्हें क्रॉसओवर कर देते हैं। मतलब Al के नीचे 2 और O के नीचे 3 आ जाएगा। हाँ, सूत्र बन गया Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये हाथ या संयोजकता ही केमिस्ट्री का असली खेल है। बिल्कुल, ये तय करती है कि कौन सा तत्व किससे जुड़ेगा, क्यों कुछ चीजें विस्फोटक होती हैं और कुछ शांत, और क्यों कार्बन, जिसकी संयोजकता 4 है, इतने सारे अलग अलग तत्वों से जुड़कर जीवन का आधार बन पाया। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, मोल संकल्पना। द मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, आणविक द्रव्यमान निकालना तो आसान है, बस अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ दो, जैसे पानी का हुआ 18U। पर ये मोल क्या चीज है? मोल एक तरह से रसायन यज्ञों की गिनती की इकाई है, जैसे हम केले दर्जन में गिनते हैं या अंडे ट्रे में। हाँ, वैसे ही केमिस्ट परमाणुओं और अणुओं को मोल में गिनते हैं, क्योंकि परमाणु इतने छोटे और इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें एक एक करके गिनना असंभव है। पर एक मोल में कितने कण होते हैं? स्रोत में एक बहुत बड़ी संख्या दी गई है, 6.022 × 10⁻23। हाँ, ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग चकरा जाए। इसे समझने की कोशिश करते हैं। 6.022 के आगे 23 जीरो। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप धरती पर मौजूद रेत के हर कण को गिने तब भी ये संख्या पूरी नहीं होगी। बाप रे! हम इतने छोटे और इतनी बड़ी संख्या में कणों की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी और अजीब संख्या की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम सीधे ग्राम में बात क्यों नहीं कर सकते? एक सरल संख्या जैसे 1 लाख या 1 करोड़ क्यों नहीं चुनी गई? यही इस अवधारणा का सबसे शानदार हिस्सा है। अच्छा, ये अजीब सी संख्या इसलिए चुनी गई क्योंकि ये हमारी 2 दुनियाओं को जोड़ती है, परमाणुओं की अदृश्य दुनिया जिसे हम यू में मापते हैं और हमारी प्रयोगशाला की दुनिया जिसे हम ग्राम में मापते हैं। 1 मिनट, वो कैसे? किसी भी पदार्थ के 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 कणों का द्रव्यमान ग्राम में ठीक उतना ही होता है जितना उसके एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान यू में होता है। क्या सच में इतना आसान है? हाँ, मतलब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12U है, तो क्या 1 मोल कार्बन का वजन
ठीक 12 ग्राम होगा। बिल्कुल, और पानी के एक अणु का द्रव्यमान 18 U है, तो 1 मोल पानी का वजन 18 ग्राम होगा। एकदम सही, यही इसकी खूबी है। आवोगाद्रो संख्या वो जादुई पुल है जो बहुत छोटी इकाई यू को हमारी जानी पहचानी इकाई ग्राम से जोड़ता है। वाह। अब एक केमिस्ट को अगर 18 ग्राम पानी चाहिए तो उसे पता है कि उसके पास ठीक 1 मोल यानी 6.022 गुणा 10 की 23 पानी के अणु हैं। ये गणना को अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है। तो आज हमने पदार्थ के सबसे छोटे कण की एक लंबी कहानी को समझा। हमने देखा कि कैसे प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक विज्ञान तक परमाणु का विचार विकसित हुआ। हमने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियमों को जाना और देखा कि कैसे डाल्टन के सिद्धांत ने इन सबको एक साथ पिरोया। यहाँ एक विचार छोड़ने लायक है। हाँ, डाल्टन का सिद्धांत इस बात पर टिका था कि परमाणु अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे स्रोत ने यह संकेत दिया कि परमाणु के अंदर भी और भी छोटे कण होते हैं। वे कण क्या हो सकते हैं और उनकी खोज ने पदार्थ, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को कैसे बदल दिया, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।